हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम 0 to 1 के ब्लॉक 3 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग है जिसमें अलग अलग टाइप्स की काउंसलिंग है। सबसे पहले HIV एड्स काउंसलिंग के बारे में यहाँ बात की हुई है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और ये HIV वायरस है जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसकी वजह से हमें एड्स होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि उन लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक इमोशनल और मेंटल इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है उनके लिए ये जानना कि उनको एड्स है। ऊपर से फिर लोग उनके साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है, उस वजह से उनको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो इसलिए उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें ये कह रहे हैं कि द बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ HIV स्टेटस इंक्लूड द फॉलोइंग एट इंडिविजुअल लेवल, एनहेंस एबिलिटी टू रिड्यूस द रिस्क। तो हमें ये पहले HIV एड्स के बारे में बता रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हम एक रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं इसको एक्वायर करने की, क्योंकि इसके कुछ पर्टिकुलर तरीके हैं जिसकी वजह से एड्स होता है। तो अगर हम ध्यान रखेंगे उन चीज़ों का तो एड्स होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसलिए इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जिसको हो भी जाता है तो उसको आगे किस तरीके से केयर करनी है, ट्रीटमेंट करनी है, सपोर्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए ये इंडिविजुअल लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कम्युनिटी लेवल पे अ वाइडर नॉलेज ऑफ HIV स्टेटस and its links to intervention can lead to a reduction in denial, stigma, discrimination, to collective responsibility and action। मतलब कम्युनिटी लेवल पे इसकी नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि लोगों के अंदर एक डिनाइल जो एक स्टेट होती है कि वो तैयार नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, एक स्टिग्मा है कि जिसको एड्स हो जाता है उससे दूर रहना चाहिए, उनसे बात नहीं करना चाहिए, या जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है उन लोगों के साथ जिसको एड्स है, वो हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें इस चीज़ की नॉलेज हो ताकि हम उन लोगों के साथ इस तरह से बिहेव ना करें और अपने एक्शंस को चेंज करें। पॉपुलेशन लेवल पे बोल रहे हैं, नॉलेज ऑफ HIV एपिडियोमोलॉजिकल ट्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिसी एनवायरनमेंट, नॉर्मलाइज HIV एड्स एंड रिड्यूस सिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो हमें अगर इसका ट्रेंड पता होगा, ट्रेंड मतलब जैसे किस तरीके से बीमारी बढ़ रही है, कहाँ पे ज़्यादा है और क्यों बढ़ रही है, तो वो पॉपुलेशन लेवल पे पता होने से उस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं, इस तरह की कम्युनिकेशन पास ऑन करी जा सकती है जिससे इस चीज़ को हम नॉर्मलाइज कर सकें और अगेन स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाए। अब जैसे यहाँ बता रहे हैं कि काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें HIV है, दे आर अनअवेयर ऑफ देयर HIV स्टेटस। तो इस केस में HIV की टेस्टिंग होना और उनकी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। सितंबर 2003 में WHO ने ARV ट्रीटमेंट शुरू की थी फॉर 3 मिलियन पीपल। ARV ट्रीटमेंट है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन देते हैं उन लोगों को जिनको HIV होता है। उससे क्या होता है कि वो क्योर तो नहीं होता, बट वो एक लंबे समय तक एक हेल्दी लाइफ जीने लायक हो जाते हैं वो पेशेंट्स। तो अब इसमें WHO काम कर रहा है इसके ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ARV ट्रीटमेंट मिले। एंड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक ये टेस्टिंग नहीं होगी, कुछ जैसे यहाँ कह रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें HIV है, तो टेस्टिंग करानी बहुत ज़रूरी है, उनकी काउंसलिंग करानी बहुत ज़रूरी है, फिर उनको साथ में ट्रीटमेंट भी देनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा काम WHO बहुत लार्ज स्केल पे कर रहा है। एक 2006 जून में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू पॉलिसी एंड प्रोविजन ऑफ HIV टेस्टिंग एंड काउंसलिंग टू इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन वर एडेड। और बाद में 2006 में इन्होंने बच्चों के लिए भी पॉलिसी एक ऐड करी थी जिसमें बच्चों की टेस्टिंग और काउंसलिंग भी हो सके। तो ये चीज़ 2003 में स्टार्ट हुई थी और 2006 में बच्चों के लिए भी इसमें ऐड कर दिया गया। WHO and UNAIDS released in 2007 the guidance to provide initiated HIV testing and counseling in health facilities। और 2007 में क्या हुआ था, HIV टेस्टिंग और काउंसलिंग इन हेल्थ फैसिलिटीज़ का स्टार्ट हुआ था, विच आर्टिकुलेट्स रिकमेंडेशन डेवलप्ड ओवर अ कोर्स ऑफ अ ईयर लॉन्ग कंसल्टेशन। मतलब
अब इतने सारे कंसल्टेशन के बाद जो भी चीज़ें सामने आई कि जो हेल्प कर सकती है इस तरह के पेशेंट को, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे रिकमेंड किया गया है। तो एक तरह से गाइडेंस दी हुई है उन लोगों को कि उन्हें कैसे अपनी हेल्थ केयर करनी है। HIV is one of the most serious disease. However, since the mode of transmissions are well known, awareness is the best method. अब जैसे हमें पता है कि कोरोना वायरस जो है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, तो इस केस में सबसे अच्छा तरीका बचाने का क्या है कि अवेयरनेस, कि हमें ध्यान रखना है कि कैसे होता है और उस चीज़ को रोकने के लिए सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने हैं। ऐसे ही HIV एड्स में हमें पता है कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवेयर होना और फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करना। HIV क्या है? एक वायरस है विच कॉजेज इम्पेयरमेंट टू द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है। और ये रेट्रो वायरस की कैटेगरी, जो वायरस की फैमिली होती है उसमें एक फैमिली होती है रेट्रो वायरस जिसको ये बिलोंग करता है, इसलिए ARV ट्रीटमेंट बोलते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। एंड दिस लुक्स लाइक अ सनफ्लावर, मतलब इसकी अगर शेप देखें तो सनफ्लावर की तरह इसकी शेप नज़र आती है। तो एड्स का फुल फॉर्म हमने ऊपर भी पढ़ा, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV इज द वायरस दैट कॉजेज एड्स। तो HIV कौन सी बीमारी करता है? एड्स करता है। एड्स को यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वायर्ड मीन्स विच इज टेकन फ्रॉम समबडी एल्स। एक्वायर्ड का मतलब होता है जब किसी और से हमें ये बीमारी मिल जाती है, इसका कोई जेनेटिक इनहेरिटेंस नहीं है। ID का मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज है, इतना इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है कि अनेबल टू फाइट द डिसीज, हम उसको नहीं फाइट कर पाते हैं, हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पाता। सिंड्रोम मतलब एक ग्रुप ऑफ डिसीजेज है, मतलब इसमें बहुत सारे तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो HIV जैसे कि हमें पता है हमारी बॉडी के सिक्योरिटी फोर्स को अटैक करता है, T सेल्स को अटैक करता है, T हेल्पर सेल्स जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? डिसीजेस को फाइट करना। और हमारी बॉडी में जाके ये अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू करता है, मिलियंस ऑफ कॉपीज़ आर प्रोड्यूस्ड, और जो धीरे धीरे हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं। When a person is infected with HIV, he may remain asymptomatic for several years. तो इसका क्यों नहीं पता चलता लोगों को कि उन्हें HIV है? क्योंकि वो कुछ या मतलब काफ़ी सालों तक ही वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, उनको सिम्टम्स डेवलप ही नहीं होते काफ़ी साल तक, इसलिए तब तक वो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं? सो अनप्रोटेक्टेड सेक्स पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे ये ट्रांसमिट होता है, एंगेजिंग इन अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो इनफैक्ट हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसमिशन इज द रूट बाय विच मोस्ट पीपल विद एड्स हैव बिकम इन्फेक्टेड। हेट्रोसेक्सुअल मीन्स ऑपोजिट सेक्स, तो ऑपोजिट सेक्स ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा है इसमें, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इन्फेक्ट हुए हैं। HIV वायरस कहाँ कहाँ होता है? ब्लड में, सीमेन में, प्री सेमिनल फ्लूइड, वेजाइनल फ्लूइड, यहाँ पे ये वायरस मिलता है। फिर दूसरा तरीका है ब्लड एक्सपोजर। तो ब्लड एक्सपोजर में कैसे? क्योंकि ब्लड में HIV वायरस होता है, तो अगर हम इंजेक्शन किसी और ऐसे पर्सन का इंजेक्शन लगा लें जिसको ये वायरस है, तो ये हमें भी आ जाता है। जैसे हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं या इन्फ्यूजन या डेंटल केयर, सर्जरी के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे और भी जैसे टैटू बनवाने जाते हैं तो वो सेम नीडल अगर यूज़ हो गई जो पहले किसी को थी, पियर्सिंग करवाने जाते हैं, शेविंग हो गई, मैनिक्योर पेडिक्योर, इन सारी बहुत सारी चीज़ों से हमको ये हो सकता है अगर जो निडल या जो भी उसमें इक्विपमेंट यूज़ हो रही है, चाहे वो सिरिंज हो चाहे वो नीडल हो, उसको स्टेरलाइज नहीं किया गया है। तो देन HIV इज प्रेजेंट इन अदर बॉडी फ्लूइड सच एज सलाइवा। ये इसमें कह रहे हैं कि दो HIV इज ऑल्सो प्रेजेंट, ये वैसे तो सलाइवा और स्वेट पसीने में भी होता है, बट वहाँ पे ये बहुत लो क्वांटिटी में होता है, तो वहाँ से हमें ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो किसी के सलाइवा से या स्वेट से, पसीने से ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो किन चीज़ों से ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता? पसीने के थ्रू नहीं हो सकता, टीयर्स के थ्रू, आंसुओं से नहीं हो सकता, और सलाइवा से नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों से HIV ट्रांसमिट नहीं होता। मदर टू बेबी कैसे ट्रांसमिशन होती है? ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी। तो डिलीवरी के टाइम पे या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ये ट्रांसमिशन हो सकता है। सो HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड, अब ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किससे नहीं ट्रांसमिट होता है। नॉट ट्रांसमिटेड
थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट लाइक हगिंग, किसिंग बिटवीन टू, मतलब डांसिंग, शेयरिंग, ड्रिंक, ये सब चीज़ों से नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, सलाइवा में नहीं होता है, स्वेट में नहीं होता है, टीयर्स में नहीं होता है, तो इन सब चीज़ों से HIV नहीं हो सकता है। यूजिंग अ शावर, बाथ और बेड यूज्ड बाय एन HIV पॉजिटिव पर्सन, तो इन सब चीज़ों से नहीं होता है। ओके, नाउ काउंसलिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये बहुत ही सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है। बेशक अब इतनी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं कि जो आपकी लाइफ को लंबा कर देती हैं, लेकिन एक बार जो पर्सन जिसको हो रखा है उसको, वो तो डर जाता है, उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं, उसके लिए कितना ट्रॉमेटिक होता है, तो इसलिए काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साइंस एंड सिम्टम्स इसमें क्या है, तो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं पहले 8-10 साल के लिए। Although it only takes 3 to 10 weeks for the body to initially respond to infection by HIV virus producing antibodies, तो एंटीबॉडीज बनने में 3 से 10 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन हम एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं 8 से 10 साल तक। इन्फेक्शन कैसे होता है, पहले एंट्री ऑफ द वायरस इन द बॉडी थ्रू एनी रूट्स, किसी भी रूट के थ्रू जो ऊपर बताए हुए हैं। विंडो पीरियड मतलब कब तक वो अंदर इंक्यूबेट करता है, तो फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स तक। फिर साइलेंट इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, 5 से 8 साल तक साइलेंट इन्फेक्शन रहता है। सो विंडो पीरियड मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बनने के लिए कम से कम कुछ हफ्ते लगते हैं, 10 हफ्ते तक लगते हैं, तब तक वो विंडो पीरियड होता है। तब तक आपका फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आता है, अगर उस टाइम आप अपना टेस्ट कराओगे तो फॉल्स, गलत आएगा, नेगेटिव आएगा, उसमें दिखाएगा ही नहीं कि आपको HIV वायरस है। तो इसीलिए कहते हैं 3 महीने के बाद एक बार दोबारा टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। And negative test at 3 months will almost always mean a person is not infected with an HIV. अब 3 महीने के बाद भी नेगेटिव आता है तो ऑब्वियसली HIV वायरस नहीं है। If an individual's test is still negative at 6 months, they have not been at risk of HIV infection in the meantime. हाँ, और 6 महीने बाद करते हैं तो फिर तो श्योरिटी हो जाती है कि नहीं है उसको HIV। HIV में लीड टू एड्स, इस वायरस से एड्स होता है। एंड द सिम्टम्स ऑफ एड वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कॉन्स्टिलेशन ऑफ डिसीजेज, और इसके सिम्टम्स सबके अलग अलग है। जैसे हमने वायरस कोरोना का भी देखा है कि किसी को सिम्टम्स बुखार आ रहे हैं, किसी को नहीं आ रहा है, किसी को वीकनेस हो रही है, किसी को वॉमिट हो रहा है, तो अलग अलग सिम्टम्स दिखा रहा है। ऐसे ही एड्स में भी कह रहे हैं कि बहुत वेराइटी ऑफ सिम्टम्स है, उनकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से अटैक कर रहा है। तो सिम्टम्स को इन्होंने मेजर और माइनर में डिवाइड किया हुआ है। मेजर सिम्टम्स हैं जैसे क्रॉनिक डायरिया, या फिर ग्लो ग्रेड फीवर रहता है 1 महीने तक, ड्राई कफ, सूखी खांसी बंद नहीं होती, थकान रहती है, प्रोग्रेसिव डिमेंशिया, धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हैं चीज़ें, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, 10% ऑफ द नोन बॉडी वेट, अपने आप ही 10% वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं, तो ये तो मेजर है। माइनर में ओरल थ्रश, तो पहले ओरल थ्रश है। ओरल थ्रश में क्या होता है, आपके मुंह में कुछ वाइट कलर की लेयर सी जमना शुरू हो जाती है, जीभ पे, मुंह में। और रेकरेंट मल्टी डर्मेटोम्स हर्पीज जोस्टर है, ये स्किन इन्फेक्शन है, और ये दूसरा भी सिबोरिया डर्मेटाइटिस स्किन इन्फेक्शन है। इसमें आपकी स्किन में अजीब से स्पॉट्स होने शुरू हो जाते हैं। दोनों केसेस, दोनों में ही स्किन में दिखना शुरू हो जाती है कुछ अजीब से डार्क कलरिंग या स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, और निमोनिया, तो इनको इन्होंने माइनर उसमें डाला हुआ है। फिर नैको की क्या गाइडलाइंस है, नैको यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। केस डेफिनेशन ऑफ एड्स इन इंडिया, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है एड्स की, इन चिल्ड्रन मतलब अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज जो होते हैं, द पॉजिटिव टेस्ट फॉर HIV इन्फेक्शन बाय ERS एक तरह के जो टेस्ट होते हैं, लीसा, रैपिड या सिंपल, इन चिल्ड्रन अबव 18 मंथ्स, और कंफर्म्ड मैटरनल HIV इन्फेक्शन फॉर चिल्ड्रन लेस देन 18 मंथ्स, मतलब अगर 18 साल से ऊपर है बच्चा तो पॉजिटिव टेस्ट अगर आ रहा है ERS का तो उसको HIV माना जाएगा, या फिर 18 साल से अगर कम है तो मैटरनल इन्फेक्शन, अगर माँ को इन्फेक्शन है, एंड presence of at least 2 major and 2 minor signs in the absence of known cause, मतलब 2 मेजर और 2 माइनर सिम्टम्स होने चाहिए।
अब मेजर साइन में जैसे लॉस ऑफ वेट, फेलियर टू थ्राइव विच इज नोन टू बी ड्यू टू मेडिकल कॉजेज, और HIV इन्फेक्शन का जैसे क्रॉनिक डायरिया हो गया जो कि मोर देन 1 मंथ होता है, या प्रोलॉन्ग फीवर हो गया मोर देन 1 मंथ होता है। माइनर में कॉमन इन्फेक्शन रिपीटेड होते हैं जैसे निमोनोसाइटिस और यहाँ पे 3-4 इन्होंने इन्फेक्शन दिए हुए हैं, अगर ये हो रहे हैं तो ये माइनर साइंस हैं एड्स होने के। अब एडल्ट्स के केस में यानी अगर 12 साल से ऊपर है तो 2 पॉजिटिव टेस्ट चाहिए HIV इन्फेक्शन ERS के, और इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं बहुत सारे, वेट लॉस है जैसे ये होना, अगर साथ में ये भी है, या क्रॉनिक डायरिया है, या फीवर है बहुत लंबे समय तक, या ट्यूबरक्लोसिस है इसके अलावा, या फिर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है किसी तरह की, देन ईसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है, लाइफ थ्रेटनिंग रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ निमोनिया है। तो इस टाइप से ये सारी में से कोई एक चीज़ होगी साथ में, तो ERS के साथ में, मतलब इस टेस्ट के साथ में इनमें से कोई एक चीज़, तो एडल्ट में HIV माना जाएगा। डायग्नोसिस ऑफ HIV में क्या डिटेक्ट करते हैं? एंटीबॉडीज ऑफ द वायरस, कि उस वायरस के एंटीबॉडी बने हैं या नहीं बने हमारे ब्लड में। एंटीबॉडी बन रहे हैं मतलब वो वायरस हमारे बॉडी में है। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि इट टेक्स बिटवीन 2 वीक्स एंड 6 मंथ्स फॉर एंटीबॉडीज टू अपीयर। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि 2 से 10 हफ्ते में एंटीबॉडीज बनते हैं, उससे पहले विंडो पीरियड कहलाता है। The period between becoming infected with HIV and at the point at which antibodies of HIV can be detected in the blood, जिसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं, is called the seroconversion और विंडो पीरियड। सेरोकन्वर्जन और विंडो पीरियड। तो इस टाइम पे जिसकी बॉडी में इन्फेक्शन है वो आगे दूसरे को भी दे सकता है ब्लड के थ्रू अपने, तो वो यानी कि कंटेजियस है उस टाइम पे, बेशक उसकी बॉडी में वो चीज़ पता नहीं चली है बट वो कंटेजियस है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कोरोना वायरस, क्योंकि वो भी वायरस है, वायरस जैसे बिहेव कर रहा है ये भी वैसे ही है, वायरस वैसे ही बिहेव करेगा। तो एक बार बॉडी में आ गया तो आप इन्फेक्ट कर सकते हो किसी और को, बेशक आपका टेस्ट अभी नहीं आया है पॉजिटिव। सेवरल टेस्ट कैन फाइंड एंटीबॉडीज और जेनेटिक मटेरियल टू HIV वायरस। तो HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, और हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हमारी एंटीबॉडीज अगर हमारी बॉडी में बन रही हैं या RNA है उसका HIV का। टेस्ट क्या है? जैसे हमने ऊपर भी देखा था, एलिसा एक टेस्ट है जिसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो दिस टेस्ट इज यूजुअली द फर्स्ट वन, पहला टेस्ट जो यूज हुआ था जो HIV को डिटेक्ट करने के लिए। एंड टेस्ट इज यूजुअली रिपीटेड टू कंफर्म, अब इसको रिपीट किया जाता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कंफर्म करने के लिए। वेस्टर्न ब्लॉट दूसरा टेस्ट है, टेस्ट इज मोर डिफिकल्ट देन एलिसा टू परफॉर्म बट इट इज डन टू कंफर्म, तो ये बाद में कंफर्म करने के लिए किया जाता है। देन PCR टेस्ट है, RT-PCR जैसे हमने उसमें भी सुना है होता है कोरोना में, तो वही चीज़ है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे क्या पता चलता है कि RNA उसका हमारे वाइट ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं है। तो PCR टेस्टिंग इज नॉट डन एज फ्रीक्वेंटली एंटीबॉडी टेस्टिंग बट इट रिक्वायर्स टेक्निकल स्किल एंड एक्सपेंसिव। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव और टेक्निकल टेस्ट है, इसमें RNA फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत यूजफुल टेस्ट है इन्फेक्शन अगर रिसेंट हुआ है तो उसका पता करने के लिए। टेस्टिंग इज ऑफन डन एट 6 वीक्स, 3 मंथ्स एंड 6 मंथ। तो बार बार क्यों टेस्टिंग करते हैं? क्योंकि पहले नेगेटिव आता है। अब एड्स को लेके मिसकंसेप्शंस हैं बहुत सारे, जैसे हम सबको पता ही है कि एड्स जिनको होता है लोग उनसे दूर भागते हैं, उनको लगता है कि हाथ मिलाने से भी या उनके छुआ बर्तन भी हम यूज़ करेंगे तो हमें एड्स हो जाएगा। एंड लेकिन हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि इस तरीके से एड्स नहीं होता है। एड्स को पास ऑन करने के कुछ पर्टिकुलर चैनल्स हैं जिससे वो पास ऑन हो सकता है, किसी को हाथ लगाने से नहीं होता है। एंड इसके मिथ्स हैं कुछ, जैसे हैविंग HIV मीन्स यू हैव एड्स। तो अगर आपकी बॉडी में HIV वायरस है जो बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहा है, विद द राइट मेडिकेशन यू कैन हैव HIV फॉर ईयर्स और डिकेड्स विदाउट HIV प्रोग्रेसिंग टू एड। मतलब अगर आप राइट टाइम पे मेडिसिन ले लेते हो तो वो एड्स नहीं होने देता है, वायरस से आपकी बॉडी लड़ने के लिए केपेबल हो जाती है मेडिसिन लेने की वजह से, और वो जिंदगी भर उससे लड़ती रहती है और आपको एड्स नहीं होता है। AIDS is diagnosed when you have HIV as well as certain opportunist infections or your CD4 cell count drops below। तो अगर
एड्स है तो उस केस में आपकी बॉडी के सेल काउंट CD4 सेल काउंट जो इम्यून सिस्टम के सेल हैं वो बिलो 200 आएंगे। तो ये हो सकता है कि वायरस है आपकी बॉडी में पर वो एड्स नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप राइट टाइम पे मेडिसिन ले रहे हो, तो एड्स नहीं हुआ है। HIV एड्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट, ये मिथ है एक। मिथ मतलब ये गलत है। HIV एड्स जो है वो हगिंग या किसिंग या सेम चीज़ें यूज़ करने से नहीं होता है। ये सिर्फ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, शेयरिंग नीडल्स, गेटिंग अ टैटू फ्रॉम अनस्टरलाइज इक्विपमेंट से ही होता है। मिथ नंबर 3, HIV इन्फेक्टेड पर्सन हैज़ जस्ट अ फ्यू ईयर्स टू लिव। तो ऐसे माना जाता है कि जिनको HIV है वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी, वो ज़्यादा देर नहीं जी पाएंगे। लेकिन अब जो ट्रीटमेंट आई है, जो ARV ट्रीटमेंट्स हैं, उसके बेस पे काफ़ी सालों तक HIV पेशेंट्स जो हैं काफ़ी नॉर्मल लाइफ, काफ़ी लंबे समय तक जी सकते हैं अगर वो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं। नेक्स्ट, HIV ऑलवेज शोज ऑफ थ्रू इट्स सिम्टम्स, कि हमेशा सिम्टम्स से ही पता चलता है कि HIV है। सो पीपल डोंट नो एनी साइंस ऑफ HIV, मतलब ये तो हमने ऊपर पढ़ा कि काफ़ी सालों 10 सालों तक तो यही नहीं पता चलता कि HIV है क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते हैं। मैनी कैन हैव सिम्टम्स विद इन 10 days to few weeks, कुछ के जल्दी आ जाते हैं, कुछ के बाद में आते हैं, और कई बार बहुत ही नॉर्मल से सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर हो गया, फटीग हो गया, रैश या सोर थ्रोट हो गया, जिसको लोग मानते ही नहीं है कि वो वायरस होगा, और वो कभी कभी सिम्टम डिसअपियर भी हो जाते हैं। तो इसलिए सिम्टम के थ्रू हम नहीं कह सकते कि HIV है या नहीं है, हमेशा टेस्ट कराना ही पड़ता है। HIV कैन बी क्योर्ड, ये भी एक मिथ है। HIV वायरस क्योर नहीं हो सकता है। ट्रीटमेंट चलती रहती है इसकी, इसको कंट्रोल में रखने के लिए, लेकिन ये क्योर नहीं हो सकता है। वायरस को ब्लॉक कर सकते हैं हम अपने आप की कॉपी बनाने के लिए, लेकिन उसको हम अपनी बॉडी से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, HIV कैन नॉट अफेक्ट मी एंड माई फैमिली। बहुत लोग मानते हैं कि हमें कभी ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन कई बार क्या होता है कि काफ़ी लोग साइलेंट कैरियर होते हैं HIV के, उनको खुद ही नहीं पता होता है, उनको कहाँ से मिला ये भी नहीं पता चलता है। मिथ है, सेक्स इज सेफ व्हेन बोथ पार्टनर्स हैव HIV, अगर दोनों को ही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये मिथ है। जस्ट बिकॉज यू एंड योर पार्टनर बोथ हैव HIV डजंट मीन यू शुड फॉरगेट अबाउट प्रोटेक्शन व्हेन यू हैव सेक्स। तो दोनों को है तो भी आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना नहीं भूलना चाहिए। जैसे हमने वायरस में देखा कि घर में चाहे सबको वायरस है, फिर भी आपको अपने आप को मास्क पहन के और दूरी बना के रखनी होती है। तो चाहे बीमारी हो जाए फिर भी आपको उसको ओपनली इतना इजीली नहीं लेना चाहिए। यूजिंग अ कॉन्डम और लेटेक्स बैरियर कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सेक्शुअली ट्रांसमिशन। और इसके अलावा अगर आप नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज STDs भी होने के बहुत है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अब इतना वीक हो गया कि आपको कोई और बीमारी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम भी ध्यान रखना है। मिथ है, यू कैन नॉट हैव अ बेबी इफ यू आर HIV पॉजिटिव। ऐसा नहीं है, बेबीज हो सकते हैं, बट हाँ ये है कि बेबीज को भी HIV हो सकता है। यू कैन लोअर द रिस्क बाय वर्किंग विद योर डॉक्टर, डॉक्टर की केयर और मेडिकेशन में रहेंगे तो हो सकता है वो भी प्रिवेंट कर लो। प्रेवलेंस ऑफ HIV एड्स इन एशियन कंट्रीज, तो एशियन कंट्रीज में कितना इसका स्टैट्स है, तो सर्वे जो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग facts rate that around 31,000 children below age of 15 are surviving with HIV AIDS in Asian countries in East and the Pacific, with 11,000 newly infected in the year 2007 and 25,000 in 2015। तो ये कुछ फिगर्स हैं, आप लेटेस्ट फिगर्स नेट से भी जाके देख सकते हो। अब इसकी काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं कि इसमें काउंसलिंग में कैसे करते हैं काउंसलिंग। तो HIV एड्स में साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं पेशेंट को, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी प्रॉब्लम है अगर किसी को हो जाए तो उसके लिए बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है, और आगे नॉर्मल लाइफ जीना, लोगों के साथ नॉर्मल उठना बैठना उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है जब सब लोग उनको उस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं जो नहीं करना चाहिए। सो विद द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट काउंसलिंग कैन बी एक्सटेंडेड टू स्पाउस, एक्स पार्टनर्स, रिलेटिव। तो सिर्फ उस पेशेंट की काउंसलिंग नहीं, उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसके रिलेटिव, उसका पार्टनर, सबकी काउंसलिंग ज़रूरी है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि कैसे ट्रीट करना है एक पेशेंट को जिसको एड्स की प्रॉब्लम है।
HIV एंड एड्स काउंसलिंग कैन हैव टू जनरल, इनके एम क्या होते हैं काउंसलिंग के? पहला है प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन, तो ये सिर्फ पेशेंट्स को ही नहीं, इवन ये बाकी लोगों को भी काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि उन्हें ये ट्रांसमिशन ना हो सके एक से दूसरे में। और दूसरा एम है प्रोविजन ऑफ काउंसलिंग सर्विस टू द पेशेंट एंड देयर फैमिली। तो प्रिवेंशन में क्या होता है? स्प्रेड को रोकने की कोशिश करी जाती है, 1-to-1 प्रिवेंशन काउंसलिंग हैज़ अ पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन। काउंसलिंग करी जाती है लोगों को, जगह जगह पे जाके एड्स के बारे में बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हुए हैं जिसमें कोशिश करी गई है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया जाए, उनको अवेयर, जैसे जो विलेजेस होते हैं जहाँ पे लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, ना वो परवाह करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, तो वहाँ पे जाके उनको काउंसिल करना, उनको इन सब इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज उनकी बढ़ाना इस चीज़ के बारे में, और ये भी समझाना कि अगर किसी को है भी तो आपने उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। और ये सारी चीज़ें बताना एक मेजर एम है कि पहले से ही बताओ लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और ताकि ये ट्रांसमिशन हो ही ना। This prevention will include in the first place creating awareness among public. Then after a person is infected, prevention can focus on providing counseling to the person on how to live his life being a HIV carrier। तो जिसको हो जाता है उसको काउंसलिंग करना है कि वो कैसे उसके साथ अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जनरल अवेयरनेस में पब्लिक अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, एंड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ दिस सीरियस इन्फेक्शन एंड डिसीज विच हैज़ फिजिकल, सोशल, इमोशनल, ऑक्यूपेशनल इम्प्लीकेशन। मतलब हर जगह से ये हमारी लाइफ में हर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, फिजिकली भी, सोशली भी, इमोशनली भी, एंड ऑक्यूपेशनली भी। बिहेवियर चेंजेस दैट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग, तो ऐसे बिहेवियर चेंजेस करवाने जिससे ये ट्रांसमिट ना हो और लोगों को समझ में आ जाए कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। और ये कुछ और एम्स दिए हुए हैं यहाँ पे, डिटरमाइनिंग वेदर द लाइफस्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल प्लेसेस, मतलब जो उसका लाइफस्टाइल है उसकी वजह से उसको रिस्क ज़्यादा है तो उसको वहीं पे कंट्रोल करवाना। ऐसा कौन सा बिहेवियर है किसी के अंदर जिसकी वजह से वो रिस्क में है? जैसे किसी को टैटूज बनाने का बहुत शौक है तो उसको रिस्क बहुत ज़्यादा है अगर वो ध्यान नहीं देता, और उसको रिस्क समझाना उस पर्सन को, उसको हाई रिस्क बिहेवियर का मीनिंग समझाना, मिथ्स एंड फैक्ट्स बताना एड्स के बारे में, कैसे ट्रांसमिट होता है, सिविक राइट इशूड रिलेटेड टू HIV एड्स, उनके राइट्स क्या है और उनकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है। फिर काउंसलिंग ऑफ अफेक्टेड पर्सन, जिनको है ऑलरेडी, उनकी काउंसलिंग में डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन ब्रिंग्स विद इट प्रोफाउंड सोशल, इमोशनल एंड मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेज। HIV इन्फेक्शन में कांस्टेंट स्ट्रेस होता है फैमिली में और वर्क प्लेस में, तो काउंसलर को पेशेंट की फीलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है, उसके साथ उनको एम्पैथी शो करनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है, एक अच्छी रेपो बना के बात करनी है, पॉजिटिव वे में बात करनी है। द काउंसलर मस्ट डिस्कस एंड रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट HIV ट्रांसमिशन, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में वो उसकी दूर करनी है। विक्टिम्स ऑफ HIV यूजली बिलीव दैट नथिंग कैन बी डन नाउ, मोस्टली ऐसे लोगों को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारी लाइफ ख़त्म है, तो ऐसे लोगों को हेल्प करनी है अपनी स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज बनाने में, उनको वापस उठाना है, और उनकी सेल्फ एस्टीम बिल्डअप करनी है, उनको कोप अप करना सिखाना है ताकि वो डिप्रेशन में ना चले जाएं और फर्दर डिटीरियोरेशन ना हो, वो सोच सोच के और अपनी हेल्थ ना ख़राब करें, तो आगे हेल्दी और लॉन्गर लाइफ जीने के लिए तैयार रहें, अपनी केयर करें, अपने खाने पीने का, अपनी दवाइयों का। तो क्या होता है जब लोगों को हम समझाते हैं उनके बारे में, जो HIV पॉजिटिव है वो ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रेस्ड होते हैं, तो काउंसलर के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो ऑलरेडी इतना डिस्ट्रेस्ड पर्सन है उसकी लाइफस्टाइल कैसे वो चेंज करवाए, उसको कैसे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए और उसको कोप करना कैसे सिखाए, और जो स्टिग्मास हैं इसके साथ जुड़े हुए जो रिएक्शंस हैं दूसरों के, उससे कोप अप कैसे करें, क्योंकि अब कहीं ना कहीं तो कोई रिएक्ट करेगा, हर जगह आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो उस टाइम कैसे अपने आप को संभालें जब कोई उनके साथ इस तरह रिएक्ट करे। तो प्री टेस्ट काउंसलिंग से पहले और पोस्ट टेस्ट लिया जाता है, और टेस्टिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ रीजंस रेंजिंग फ्रॉम जनरलाइज एंजाइटी अबाउट हेल्थ टू द प्रेजेंट ऑफ, तो जो काउंसलिंग से पहले कुछ टेस्ट लिए जाते हैं जिससे पता चलता है कि उसको कितनी एंजाइटी है और वो
कितना ज़्यादा मेंटली, सोशली, इमोशनली वो अफेक्ट हुआ है। तो प्री टेस्ट की डिस्कशन की चेकलिस्ट यहाँ दी हुई है। जैसे उसको पता है कि नहीं कि एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, एचआईवी और एड्स में फ़र्क क्या होता है, विंडो पीरियड क्या कितना है, हाई रिस्क बिहेवियर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में प्री टेस्ट में पूछा जाता है। पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग में क्या होता है, तो इसमें कोशिश की जाती है कि लोगों को जो है वो नेगेटिव पेशेंट्स जो हैं, दिस मे बी अ टाइम वेयर इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्क रिडक्शन कैन बी हर्ड, तो कैसे रिस्क कम करा जाए जो नेगेटिव हैं, और जो पॉजिटिव हैं उनके केस में किस तरीके से पॉजिटिवली अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको देखा जाए। तो कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होते हैं, कई बार लोग हॉस्टाइल वायलेंट भी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है अब, और साइकोलॉजिकल मैल एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटीज़ की वजह से और सीरियस हो जाती है प्रॉब्लम। तो इसलिए पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग या ऐसे लोगों की काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सुसाइडल भी होते हैं कुछ लोग, तो वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्या वो सुसाइडल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी लाइफ ख़त्म करने की सोच रहे हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर्स अलाउइंग टाइम फॉर द शॉक ऑफ द न्यूज़ टू सिंक इन, तो क्या कहते हैं, टाइम थोड़ा सा देना चाहिए कि एकदम सडनली जो पर्सन शॉक हो गया है सुन के कि उसको एड्स है, तो उसको टाइम देना चाहिए थोड़ा सा इस चीज़ को एब्जॉर्व करने के लिए। सडनली जाके आप काउंसलिंग नहीं शुरू कर सकते, तो थोड़ा सा पहले वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या डिनाई करें या टाइम ले जो भी है एब्जॉर्व करने में, उसके बाद देखना चाहिए कि वो कैसे उसको हैंडल कर रहा है। तो जो भी डिस्कस होता है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, बार बार रिहर्स किया जाता है, प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, डिस्कशंस करी जाती हैं, ड्रग थेरेपीज़ के बारे में बात करी जाती है, मेडिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करी जाती है काउंसलिंग में, और फॉलोअप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कोपिंग प्रोसीजर्स बताए जाते हैं किस तरीके से कोप करना है, तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज में यूजिंग काउंसलिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन अबाउट ट्रीटमेंट, सोशल एंड फैमिली नेटवर्क को यूज़ करना, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज यूज़ करना, जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक होती है जिससे आपकी एंग्जाइटी कम हो जाती है, कंट्रोल ओवर मैनेजेबल इश्यूज, हमारा कितना पोटेंशियल है कंट्रोल करने का मैनेजेबल इश्यूज का, एंड डिस्क्लोजर ऑफ HIV स्टेटस एंड यूजिंग सपोर्ट ऑप्शंस। तो अगर जैसे ये बता रहे हैं कि किसी को पता चलता है ना जब कि उनको HIV है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। एक तो शॉक नज़र आता है, अगर कैसे स्टार्टिंग में सुनता है कोई तो एकदम शॉक हो जाता है, वो उसकी होप ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ही। फिर फियर एंड एंग्जाइटी नज़र आता है कि वो बहुत डरा हुआ है, बहुत एंग्शियस है उसकी ट्रीटमेंट को लेके, ट्रीटमेंट फेल हो रही है, मेडिकेशन का इफेक्ट नहीं हो रहा है, अकेला पड़ गया है, सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। डिप्रेशन नज़र आता है इन लोगों में, डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, गिल्ट है कहीं ना कहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया जिससे मुझे एड्स हो गया। काउंसलिंग पेशेंट्स एंड पार्टनर्स टुगेदर, दोनों को, पेशेंट और उसके पार्टनर को एक साथ काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि उनका जो सेक्सुअल लाइफस्टाइल है उसको रिजॉल्व कर सकें और दोनों उस बारे में बात कर सकें। इफ़ द पेशेंट पार्टनर इज HIV नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव है, पर्टिकुलरली क्या केयर देनी है, क्या अटेंशन देनी है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, जो भी मिसकंसेप्शंस हैं HIV ट्रांसमिशन को लेके वो बताने होते हैं काउंसलिंग में, और जो उनके पार्टनर के और पेशेंट दोनों के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं उनको डायग्नोस करना ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को डायग्नोस करना ज़रूरी है, कितनी एंग्जाइटी है, कितना डिप्रेशन है, कैसे उसको मैनेज करना है, जिन लोगों के बच्चे हैं उन लोगों को कैसे घर में मैनेज करना है, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है। तो पार्टनर को कई बार काउंसलिंग करना ज़्यादा मुश्किल होता है देन पेशेंट, क्योंकि पार्टनर बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है अगर वो नेगेटिव है स्पेशली। तो इसलिए इंडिविजुअल अलग अलग काउंसलिंग भी करी जाती है, फैमिली काउंसलिंग भी करी जाती है। इन मैनी केस द नीड फॉर फॉलोअप काउंसलिंग में भी एपिसोडिक, कई बार फॉलोअप काउंसलिंग भी करी जाती है उसके बाद भी कि किस तरीके से वो कोप अप कर रहे हैं फैमिली वाले। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से पेशेंट और फैमिली जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। तो फिर इसमें ये बताया है कि एड्स इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, और 10 साल के बाद यूजुअली ये मैनिफेस्ट होता है, 7 से 10 साल के बाद। और जो इसकी स्टेजेस है वो यहाँ पे बताई हुई हैं कि स्टेजेस क्या, पहले एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है जब कुछ पता ही नहीं चलता है। तो काउंसलर मस्ट रिमेंबर टू ट्रीट द पेशेंट ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन, तो उस टाइम पे जैसे अगर किसी को
है और उस टाइम सिम्टम्स नहीं है, तो काउंसलर को उसके खाने पीने का और उसके ARV ट्रीटमेंट का ध्यान रखना है। सिम्टोमेटिक हो जाता है तो पेशेंट को न्यूट्रिशन और उसकी ट्रीटमेंट और उसकी मेडिकेशन और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है काउंसलर को। End of the life stage, in the stage counselor role is very important because the counselor not only helps the patient but family also. तो फैमिली को भी जब लास्ट मतलब एंड हो जाता है स्टेज का, जब उसकी डेथ बहुत नियर होती है, उस टाइम पे पेशेंट के साथ साथ फैमिली को भी, क्योंकि डिप्रेशन में होते हैं, दुख में होते हैं, तो इमोशनली स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है, डेथ के लिए तैयार करना, प्रिपेयर फॉर द डेथ। और बहुत मुश्किल स्टेज है ये, पर फिर भी यहाँ पे काउंसलर अपना पूरा कोशिश करे कि उस चीज़ को एज अ ट्रूथ एक्सेप्ट करें कि जितनी भी लाइफ उसने जी वो पूरी तरीके से जी थी, लेकिन अब एक एंड है और वो सबका ही होता है। हो सकता है कईयों का रीज़न HIV एड्स भी हो एंड होने का, तो क्योंकि ये क्योर नहीं है, क्योरेबल नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं है, तो ये चीज़ एक्सेप्ट करवानी काउंसलर के लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाती है। Counseling may be an important tool in determining realistic assessment of individual adherence and supporting. तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है ये देखने के लिए कि वो मेडिकेशन प्रॉपरली ले रहा है कि नहीं पेशेंट, और प्लस इमोशनली वो कितना एडजस्ट हो रहा है उसके साथ। It is very crucial to provide support to those affected directly and indirectly. Individual, relationship, family counseling, support groups are of great help to enable the patient and his family to adjust and cope up with the various aspects of life. अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।